हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको। और आज का अगला टॉपिक है मेरा सूर्य तप इंसोलेशन। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था आपको एटमॉस्फेयर वायुमंडल, उससे आगे मैंने आपको बताया था कि उसमें से कई वायुमंडल के तत्व हैं। उसमें तापमान है, दाब है, आर्द्रता है, वर्षा है, ये सब उसके तत्व हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। उसमें मैं उठा रहा हूँ पहला एक टॉपिक, नेक्स्ट सूर्य तप। सूर्य तप इंसोलेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये टेम्परेचर से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं कि ये टेम्परेचर है। ये इंसोलेशन और टेम्परेचर दोनों अलग अलग टॉपिक होंगे। मैं आपको टेम्परेचर भी पढ़ाऊँगा। तो उसमें पहले है इंसोलेशन। हालांकि तापमान का संबंध इंसोलेशन से है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, इसका डेफिनेशन कि सूर्य की सतह से विकिरित प्रकाश, अगर सूर्य की सतह से जो प्रकाश विकिरित होती है, रेडिएट होती है, और वो पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है, जिसको हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, उसको ही हम कहते हैं सूर्य तप। सूर्य का ताप, सूर्य के प्रकाश को ही सूर्य तप कहते हैं। एक फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ, कई चीज़ें हैं इसमें। जैसे ये मान लीजिए सतह है सूर्य का, और ये है केंद्र, नाभिक। नाभिक में आपको पता है हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। संलयन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन। संलयन अभिक्रिया के द्वारा जहाँ नाभिक में हाइड्रोजन के परमाणु मिलके, दो परमाणु मिलके हीलियम बनाते हैं, और इस संलयन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा सृजित होती है। तो ये हीलियम का नाभिक, सूर्य का नाभिक कई बार पूछता है किसका होता है, हीलियम का बना होता है। हाइड्रोजन है और हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। आज भी कहते हैं 68 to 70% हाइड्रोजन ही है। सूर्य के नाभिक में 68 to 70% हाइड्रोजन है इसके नाभिक में, और लगभग 28% आपको मिलेगा हीलियम। रेस्ट भारी तत्व भी हैं। तो ये संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा यहाँ पे जनरेट होती है, और चालन और संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन और कंडक्शन के द्वारा एनर्जी उसकी सतह तक पहुँचती है। ये सतह है, सरफेस, परिधि जिसको हम कहते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, और इसका तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र में बहुत अधिक तापमान होता है, लगभग 50 लाख फ़ारेनहाइट के आसपास। तो यहाँ तो बहुत टेम्परेचर है, यहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है सतह पर। अब जब ये सतह गर्म हो जाती है, तो आप पढ़े होंगे कि जब कोई सतह गर्म हो जाती है तो गर्म सतह खुद भी विकिरण करती है, और विकिरण के थ्रू ठंडा होने की कोशिश करती है। तो इस सतह से विकिरण शुरू हो जाता है, और ये विकिरण जो है कहाँ तक पहुँचते हैं, पृथ्वी की सतह तक, जिसको हम कहते हैं सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहलाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी हम कहते हैं। और ये किस रूप में चलती हैं, लघु विकिरण के रूप में, शॉर्ट वेव लघु विकिरण के रूप में, इन्हें लघु विकिरण भी कहा जाता है। इन्हें लघु विकिरण भी कहते हैं। तो सूर्य तप कहो
या सूर्य का प्रकाश कहो, या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहो, या फिर लघु विकिरण कहो, ये सब चीज़ें एक ही हैं, नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है, और इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। जिसकी आवृत्ति अधिक हो उसे लघु विकिरण कहते हैं। इसे एक शब्द और एक नाम दिया गया है। ये जो सतह है, सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। जो ये सरफेस है सूर्य के चारों ओर, इसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं, और यहाँ से जो विकिरण विकिरित होती है उसे फोटान भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम फोटान भी है, फोटोन, या इसी को कहा जाता है इंसोलेशन या सूर्य तप। तो कुछ भी आप टर्म लें, ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये या ये सब एक ही है, नाम अलग अलग है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब आपको पता है कि पृथ्वी की, जो मैंने डेफिनेशन लिखा तो देखो यही तो मैंने लिखा था कि सूर्य की सतह से विकिरित प्रकाश का पृथ्वी की सतह पर आपतित होना सूर्य तप कहलाता है। यही टर्म है सेम जो मैंने आपको समझाया। आप देखें, चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इतना है, तो इस सूर्य के किरण को या सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आपतित होने में कितना समय लगेगा? चूंकि प्रकाश की जो गति होती है वो होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से एक प्रकाश की किरणें गति करती हैं। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में इन्हें लगभग 8.5 मिनट का समय लगेगा। इतने समय में सूर्य का प्रकाश विकिरित होकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। तो अब ये जो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य की किरणें हैं, जो एक किरण है जो पृथ्वी पर पहुंचती है सूर्य की सतह से, उसमें जो एनर्जी है कि सूर्य के सतह से जो यहाँ से विकिरित हुई थी किरण, वो पृथ्वी पर पहुँचती है, तो जो हिस्सा यहाँ से निकला यहाँ तक पहुँचने में कितना हिस्सा उसका रह जाता है। तो सतह से आपको मैं बता रहा हूँ कि सूर्य के सतह से विकिरित प्रकाश का 1/2 अरबवां एक हिस्से का 2 अरब भाग, 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। सूर्य की सतह से जो विकिरण विकिरित हुई उसका जो हिस्सा यहाँ पे अगर एक है यहाँ से, तो यहाँ पहुँचने में 1/2 अरबवां भाग ही बचता है, और इतना कम मात्रा भी पर्याप्त है इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए ये एनर्जी। तो सूर्य तप क्या है, कितने समय में पृथ्वी की सतह पर यह विकिरण पहुंचती है, और सतह पर कितना हिस्सा यहाँ पे पृथ्वी की सतह को प्राप्त होता है, ये मैं आपको बताया। नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं वो टॉपिक पे हम जाएंगे। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले
कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ इंसोलेशन। सूर्य तप, सूर्य का प्रकाश कितना मिलेगा, कहाँ अधिक मिलेगा, कहाँ कम मिलेगा, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करते हैं पृथ्वी पर पहुंचने में। तो पहला कारक जो है वो है अक्षांश, बहुत महत्वपूर्ण कारक है अक्षांश या लैटिट्यूड, या इसे हम कह सकते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ सन्स रेज। सूर्य के किरणों का सापेक्षिक तिरछापन, ये ग्लोब है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और जो मध्य से रेखा गुजरती है इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री। तो आप देखें कि अगर सूर्य की स्थिति यहां है, मतलब भूमध्य रेखा पर है, तो किरणें लंबवत हो रही हैं और ध्रुवों की ओर तिरछी हो रही हैं किरणें। तो जहां पे सापेक्षिक तिरछापन होगा, इंक्लाइनेशन होगा, वहाँ पे वायुमंडल में ये प्रकाश ज़्यादा दूरी तक यात्रा करेंगी। अब ये किरणें ज़्यादा दूरी तक यात्रा करके जाएंगी तो इनमें जो पोटेंशियल होगा एनर्जी का वो कम हो जाएगा, और यदि लंबवत होंगी ये किरणें, परपेंडिकुलर पे होंगी, वर्टिकल होंगी, तो यहाँ पे दूरी कम तय करना पड़ेगा। तो जो परावर्तन, स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन, इनकी वजह से जो ह्रास होता है वो नहीं हो पाएगा, बहुत कम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाएगा। आप देखें यदि यहाँ पे 100 यूनिट इक्वेटर पर 100 यूनिट की एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पे जाओगे आप तो 42 यूनिट ही मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं इतने का कमी आ गया। इसीलिए तो जैसे जैसे हम नॉर्थ वर्ड जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल की तरफ, तो किरणों के तिरछेपन की वजह से तापमान कम होता जाता है, इंसोलेशन की प्राप्ति कम होगी, इसलिए तापमान कम होगा। सूर्य तप ही कम मिलेगा तो तापमान भी कम होगा। तो यहाँ तो पूरे बर्फ आच्छादित होता है, सतह स्नो कवर्ड होता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर वहाँ हो नहीं पाता। टेम्परेचर कम होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि किरणों के तिरछेपन के कारण यहाँ पे प्रकाश या इंसोलेशन कम प्राप्त होता है। प्रकाश कम होने के कारण इसीलिए तापमान कम होता है। तो अक्षांश, सूर्य के किरणों का सापेक्षिक तिरछापन, ये दोनों कारण हैं। एक ही बात है कि बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान कम होता है। अक्षांश कैसे प्रभावित करेगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप
की प्राप्ति घटती है। कभी पूछे कि कितना, तो यदि यहाँ पे 100% है तो इसका केवल 42% ही हिस्सा पहुँचेगा ध्रुवों पर। तो ये अक्षांश पहला कारण है। इसका मतलब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है अल्टीट्यूड, ऊंचाई। ऊंचाई, अगर ऊंचाई पर आप जाएंगे, हाइट पर, पहाड़ों पे जाएंगे, तो सूर्य तप कम मिलेगा कि अधिक मिलेगा? निश्चित तौर पे अगर यहाँ सूर्य की किरणें हैं और ये पर्वत में आप जाएं तो इस वाले हिस्से में आने में दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी और यहाँ पे कम। तो हाइट वाले, ऊंचाई वाले हिस्सों में सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी, जबकि निचले वाले भागों में सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी। बावजूद इसके होता क्या है, यहाँ सूर्य तप, सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर कम होता है। मज़े की बात देखो कि सूर्य तप अधिक होने के बावजूद भी टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब सूर्य तप और टेम्परेचर दोनों एक चीज़ नहीं है, अलग अलग है। प्रभावित जरूर होता है तापमान सूर्य तप से। तो चूंकि दूरी कम है, इसलिए ऊंचाई वाले भागों में सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी। तो पहाड़ों पे जब आप जाएंगे और बादल बिल्कुल साफ हो, आसमान साफ हो, तो आप देखेंगे कि आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि सन्स रेज डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ेंगी। लेकिन तापमान का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे संग्रह, ऊष्मा का संग्रह नहीं हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल रेयर है। तो ऊंचाई, बढ़ते ऊंचाई के साथ इंसोलेशन, सूर्य तप में वृद्धि होती है। तो ये हो गया अल्टीट्यूड, दूसरा कारण। पहला हो गया लैटिट्यूड या इंक्लाइनेशन ऑफ सन्स रेज, दूसरा है ऊंचाई या अल्टीट्यूड। तीसरे कारण में आप देखें पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की या मध्य की दूरी, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और उसकी वजह से सन है, ये पैराबोलिक पथ है जहाँ पृथ्वी घूमती है चारों ओर, परवलयाकार पैराबोलिक पथ या अंडाकार पथ। तो पृथ्वी कभी यहाँ पे घूम के आएगी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे। तो आप देखें दूरी में अंतर है, ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है, ये दूरी में और अंतर आएगा। तो फिक्स नहीं है। पैराबोलिक पथ होने की वजह से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरियों में भी समय के अनुसार अंतर आता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य बिल्कुल नज़दीक होंगे तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तीव्रता से पड़ेंगी, कम दूरी तय करना पड़ेगा, तो उस समय इंसोलेशन अधिक मिलेगा, सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी। और जब दोनों के बीच की दूरी अधिक हो जाएगी तो सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी। वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें दो टर्म हैं, आप इसे पहले समझ लें कि पैराबोलिक पथ, ये दूरी अधिक है और ये दूरी कम है।
3 जनवरी और ये है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा। और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ये दूरी 15 करोड़ किलोमीटर से कम, वो औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। तो जब दूरी कम हो तो इसे कहा जाता है उपसौर, पेरिहेलियन, उपसौर या पेरिहेलियन। 4 जुलाई को जब दूरी अधिक हो उसे कहते हैं अपसौर, एपिहेलियन। दरअसल उप का मतलब होता है पास और अप का मतलब होता है दूर। अपसौर, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर हो तो उसे अपसौर कहते हैं, एपिहेलियन कहते हैं। और यह घटना घटती है 4 जुलाई को। और जब सूर्य के सबसे नज़दीक हो पृथ्वी तो उसे उपसौर कहते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं। यह घटना घटती है 3 जनवरी को। तो अब आप बताएं, 3 जनवरी मतलब उपसौर, की स्थिति में सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होता है, न्यूनतम दूरी होती है। ये क्या है? न्यूनतम दूरी की अवस्था। ये मुख्य कारण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम तो उसे उपसौर कहेंगे। ये घटना 3 जनवरी को घटती है और इससे सूर्यातप की प्राप्ति भी अधिक होती है। दूसरा टर्म हम देखें 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर। 4 जुलाई अपसौर या एपिहेलियन। अपसौर की स्थिति में दूरी जो होगी वो अधिकतम होगी, अतः सूर्यातप की प्राप्ति भी कम होती है। सबसे कम सूर्यातप की प्राप्ति होगी, मतलब पृथ्वी को सबसे अधिक सूर्यातप, सूर्य का प्रकाश किस दिन मिलेगा? 3 जनवरी को, उपसौर। और सबसे कम सूर्यातप कब मिलेगा? 4 जुलाई को। अब लेकिन मन में ये उठता है सवाल कि यदि सूर्यातप की प्राप्ति 4 जुलाई को सबसे कम है तो फिर भारत में गर्मी क्यों पड़ती है? और 3 जनवरी को सबसे अधिक इंसोलेशन सूर्य का प्रकाश मिलता है, फिर भी सर्दी महसूस करते हैं 3 जनवरी में हम, जनवरी के महीनों में। यहाँ तो ठंडी ही पड़ता है। क्या कारण है? ये बिल्कुल सही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उपसौर 3 जनवरी को होता है और अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है। लेकिन ये कंट्राडिक्टरी लग रहा है कि 3 जनवरी को यदि नज़दीक है तो गर्मी पड़नी चाहिए थी और दूर है तो फिर सर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा है। तो देखिए इसका कारण मैं आपको बताऊं। इसका कारण ये है, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही बताने वाला हूं, फिर भी इसमें मैं आपको समझा रहा हूं कि
ये आप देखिए, दिसंबर जनवरी में, इस हिस्से को आप देखिए, दिसंबर या जनवरी के महीने में सूर्य की स्थिति जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में, सन कहाँ होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो यहाँ पे तो किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, वर्टिकल होंगी, लेकिन आप देखो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये साउथ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध में किरणें तिरछी हो रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल वर्टिकल है, लंबवत है। तो इतनी कम दूरी तय करनी है तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। चूँकि दूरी भले कम है, 3 जनवरी को हम ऐसे ले लें, 3 जनवरी में, तो यहाँ देखें यहाँ से किरणें यहाँ पहुँचेंगी तो कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, इसलिए ये कमज़ोर हो जाएंगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनके ऊष्मा की क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए आप देखेंगे कि हमें मतलब उस समय पे उतना ताप नहीं मिल पाता जितना हम सोचते हैं कि मिलना चाहिए सर्दियों में, और इसलिए ठंडी पड़ता है, वहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो ये मुख्य कारण है सूर्य की सापेक्षिक स्थिति। 3 जनवरी में चूंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में किरणें तिरछी हो जाती हैं और यही कारण है कि नज़दीक होने के बावजूद भी उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है, ये ठंडी पड़ता है, ये ध्यान रखें आप। इसके उल्टा आप देखें, ये है कर्क रेखा। 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में मान लो सूर्य की स्थिति जो है यहाँ है, ये किरणें आ गई और इधर देखो ये तिरछेपन ये है, तो यहाँ लंबवत है। 4 जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए किरणें लंबवत पड़ती हैं, ऊष्मा की मात्रा अधिक हो गई, दिन भी इसीलिए बड़े होते हैं, तो हमें यहाँ पे गर्मी महसूस होती है। जबकि यही चीज़ आप देखें, इसी 4 जुलाई में दक्षिणी गोलार्ध में ये किरणें तिरछी हो गई, और तिरछी हो गई तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी कि सर्दी होगी, वहाँ सर्दी होगी। जस्ट उल्टा होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में घटना घटती है उसके जस्ट विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में भी घटती है। 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में ठंडी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, और क्योंकि सूर्य लंबवत है 3 जनवरी में, इसलिए यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। लेकिन 4 जुलाई में आओगे तो ये स्थिति बिल्कुल उल्टी है। 4 जुलाई को सूर्य कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है, दक्षिणी गोलार्ध में किरणें तिरछी हैं, तो यहाँ सर्दी और यहाँ गर्मी। इस समय यदि गर्मी है हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगी, ये आप ध्यान रखें। इसलिए यहाँ थोड़ा कंट्रडिक्शन आपको दिखेगा, मगर ऐसा कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, बिल्कुल ये सही है। उपसौर 3 जनवरी को घटना घटती है और अपसौर की घटना 4 जुलाई को, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सूर्य तप ज़्यादा और कम मिलना पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट कारण आप देखें, अक्षांश मैंने बताया था, तो उसमें आप लिख सकते हैं सूर्य का सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन। उसका पोजीशन क्या, क्योंकि सूर्य अपने जगह से हिलता नहीं है, पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य हमें घूमता हुआ दिखाई देता है, तो उसकी स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, प्रभावित करने वाला कारक है, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। 21 जून को सूर्य जो है मकर रेखा, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यह है कर्क रेखा, आपको पता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होगा, और भूमध्य रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को।
इसे बहुत तरीके से समझें आप, ये समझ में आ जाएगा तो आपको दिन रात की अवधि के बारे में पता चलेगा। तो सूर्य की सापेक्षिक स्थिति से क्या तय होता है? दिन एवं रात की लंबाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिन एवं रात की लंबाई। एक तो चीज़ है कि दिन और रात का होना किस पर निर्भर है, वो है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है, इसलिए एक हिस्सा सूर्य के सामने तो दिन और एक हिस्सा सूर्य के विपरीत तो रात। तो दिन और रात का होना किस पर निर्भर है? सूर्य के पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूर्णन के कारण, रोटेशन ऑफ द अर्थ। लेकिन दिन और रात में जो परिवर्तन हो रहा, जो गर्मी आना, सर्दी आना, बरसात आना, इसी से तो दिन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। इसका मतलब मौसम में जो बदलाव होता है या दिन और रात की लंबाई में जो बदलाव होता है अवधि में, उसका कारण क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है? मौसम में बदलाव, सीजनल चेंजेस होते हैं, या फिर दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता है परिभ्रमण की वजह से। लेकिन अर्थ, पृथ्वी अपने परितः अगर घूमती है तो इससे दिन और रात में परिवर्तन होता है, ये आप ध्यान रखें। तो वही है कि दिन एवं रात की लंबाई कैसे तय होगी। एक बात तो आप ध्यान रखें कि सूर्य सन यदि नॉर्थवर्ड मूव करेगा, उत्तर की ओर अगर गति करेगा, तो दिन की लंबाई उत्तर की ओर ही बढ़ेगा, क्योंकि दिन की लंबाई का सीधा संबंध सूर्य के लंबवत होने से है। अगर सूर्य ऊपर की ओर जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, तो रात छोटी होगी। दिन अगर बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, क्योंकि 24 घंटे में ही तो हमें डिवाइड करना है दिन और रात को। तो दिन यदि बड़ा है तो रात छोटी, यदि रात बड़ी है तो दिन छोटा होगा। ये तो आपको पता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये परिवर्तन होता कैसे है, उसको आपको ध्यान रखना है। यदि सूर्य जिधर जाएगा उधर ही दिन की लंबाई बढ़ेगी और रात छोटी होगी। तो यदि सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ेगी, तो दिन की अवधि यहाँ छोटी होने लगेगी। जस्ट उल्टा होगा, जो नॉर्थ में घटना घटेगी वो साउथ में उसके विपरीत घटना घटेगी। अगर इधर दिन बड़े होंगे तो यहाँ दिन छोटे होंगे, अगर यहाँ दिन बड़े हैं तो रात छोटी होगी, तो यहाँ दिन छोटे हैं तो रात बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो घटना यहाँ घटेगी जिस तारीख में, उसके विपरीत घटना यहाँ घटेगी। ये पोल है, ध्रुव। अब आप देखें, पहला सेंटेंस मैं लेता हूं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो क्या घटना घटेगी? दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात की लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी। 12-12 घंटे के दिन, मतलब जिस अक्षांश पे यहाँ पे दिन और रात होंगे उतने ही घंटे के यहाँ भी दिन रात होंगे दोनों गोलार्धों में। तो क्या हुआ घटना? दिन एवं रात की लंबाई दोनों गोलार्धों में, इन द बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में
बराबर होगी, पहली बात। तो सूर्य कब लंबवत होता है भूमध्य रेखा पर? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। पहली बात, सूर्य भूमध्य रेखा पर कब लंबवत होगा? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। अगर ये लंबवत भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है तो क्या घटना घटेगी? दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की लंबाई बराबर होती है, पहली चीज। दूसरी बात आप देखें, इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। अब ये मत समझना कि 21 जून को केवल भारत में ही दिन बड़ा होगा, नहीं। उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं उसका सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। 21 जून के बाद सूर्य कभी भी उत्तर की ओर नहीं जाएगा, वो नीचे खिसकेगा, क्योंकि सूर्य का पोजीशन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही होता है। कभी भी सूर्य ना तो उत्तरी कर्क रेखा के उत्तर जाएगा और ना कभी भी मकर रेखा के दक्षिण, इन दोनों के बीच ही वेरी करेगा। यहाँ से यहाँ जाना 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक इधर, और 23 सितंबर से दिसंबर तक इधर, ऐसे। सॉरी, 23 सितंबर से, मार्च से तो जाना यहाँ शुरू करेगा, सितंबर से जाना इधर शुरू करेगा, ये फर्क है उसमें। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो रात कैसी होगी? सबसे छोटी होगी, बताने की जरूरत नहीं। यदि दिन सबसे बड़ा हो गया तो रात सबसे छोटी होगी। तो ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आप बोलेंगे 21 जून को। तो सबसे छोटी रात कब होती है? तो आप क्या बोलेंगे? 21 जून को। अब जस्ट इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। मैं कहता हूँ उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे बड़ा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या हो जाएगा? रात सबसे बड़ी हो जाएगी। जो यहाँ बड़ा है वो यहाँ सबसे छोटी, जो यहाँ सबसे बड़ी है वो यहाँ सबसे छोटी। जैसे दिन सबसे बड़ा तो यहाँ रात सबसे बड़ी, रात सबसे छोटी तो दिन सबसे बड़ा। ये घटना घटेगी। जस्ट विपरीत, अगर पूछे कि 21 जून को सबसे बड़ी रात कहाँ होगी, तो आप देखें दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा देश है जहाँ से मकर रेखा गुजर रही है? ऑस्ट्रेलिया है, या कोई भी देश जो इसके बीच है, वहाँ पे जो है रात उसकी सबसे बड़ी होगी। जस्ट उल्टा। दूसरा आप देखें, तीसरा आप देखें पॉइंट, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। बाईस दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तो क्या होगा? ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। जहां लंबवत होगा वहीं सबसे बड़ा दिन होगा। तो लंबवत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। अब इसके उल्टा भी आप कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ी रात होगी
छोटी की जगह बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटा दिन होता है, इसीलिए 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है, और उसके बाद दिन बढ़ने लगते हैं। तो 25 दिसंबर तक लोग बड़ा दिन मनाते हैं। बड़ा दिन जो है भारत के लिए तो 21 जून का है, लेकिन जो दिसंबर का महीना है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहते हैं, उनके लिए वो बड़ा दिन है, वहाँ बड़ा दिन होता ही है, क्योंकि सूर्य वहाँ लंबवत होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको 3 चीज़ें आपको बताना है कि कब दिन बड़े होंगे, कब रात्रि बड़ी होगी, कब दिन छोटे होंगे, कब रात्रि छोटी होगी। एक चीज़ और देखना, अब यहाँ क्या होगा, आप सुनते हैं कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अगर पूछे, ये तो पता है, सही बात है, इस बात को ध्यान रखो कि यहाँ से आप जैसे जाएंगे तो 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। दिन 12 घंटे से लेके बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचेगा 24 घंटे का दिन होता है। 21 जून को 24 घंटे का दिन कहाँ पे होगा? आर्कटिक वृत्त पर, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और जिस दिन 24 घंटे के यहाँ दिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 24 घंटे की रात होगी, जस्ट उल्टे घटना। तो 66.5 डिग्री साउथ पर 21 जून को, तारीख इसलिए क्योंकि सूर्य जो है इससे ऊपर अब नहीं जाएगा, नीचे आएगा, और दिन की लंबाई इस दिन ही सबसे बड़ी होती है किसी पॉइंट पे उत्तरी गोलार्ध में। तो 24 घंटे का दिन कहाँ? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री पे। इससे नीचे 24 घंटे से कम अवधि का दिन होगा, और इसके ऊपर 24 घंटे से अधिक का दिन होगा। कहीं 24 घंटे, कहीं 28 घंटे, 30 घंटे, मतलब ये एक दिन का हो गया, तो कहीं 2 दिन का, 48 घंटे का, कहीं 1 महीने का, कहीं 2 महीने का, कहीं 4 महीने का। और यहाँ पोल पे आओगे 90 डिग्री पे, ध्रुव एक पॉइंट है। ध्रुव क्या है? एक बिंदु, कोई स्थान नहीं है, एक रेखा भी नहीं खींच सकते आप, एक बिंदु है, कील की एक नोक, जैसे पॉइंट, पिन, ये बिंदु है ध्रुव। क्षेत्र नहीं है कि आप वहाँ जाके आवास बना लो, एक पॉइंट है। तो इस ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। 6 माह का मतलब कि 6 महीने तक सूर्य की किरणें लगातार पड़ती ही रहेंगी। 6 महीने का दिन होगा। अब बात यह है, 6 महीने का दिन कब से कब तक? 21 मार्च के बाद, जैसे यहाँ पे सूर्य पहुँचेगा 21 मार्च में, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़नी शुरू हो जाएंगी। और कब तक पड़ती रहेंगी? 3 महीने जाना और 3 महीने 23 सितंबर तक, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ती ही रहेंगी। और आप जस्ट 23 सितंबर से 21 मार्च जब आप आएंगे, तो जैसे सूर्य दक्षिण की ओर आना शुरू करेगा, यहाँ पे किरणें बंद, अब रात हो गई, क्योंकि 6 महीने तक किरण अब पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये किरणें अब पड़नी शुरू हो जाएंगी दक्षिणी ध्रुव पे, पोल पे। तो 23 सितंबर से लेके और 21 मार्च, 6 महीने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 6 महीने तक आना और लौटने में सूर्य के 6 महीने लगते हैं, तब तक किरणें पड़ती ही रहती हैं। तो जब यहाँ किरणें पड़ेंगी 6 महीने, तो यहाँ नहीं पड़ेंगी 6 महीने। जब यहाँ किरणें 6 महीने पड़ेंगी, तो यहाँ नहीं पड़ेंगी। मतलब जब यहाँ 6 महीने का दिन, तो यहाँ 6 महीने की रात, जब यहाँ 6 महीने के दिन, तो यहाँ 6 महीने की रात। तो आप देखें, एक क्वेश्चन ये आया कि पृथ्वी पर दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? पृथ्वी पर दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो आप क्या लिखेंगे? 6 माह। 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात। कहाँ? ध्रुवों पर। तो दिन की लंबाई आप देखें 12 घंटे से लेके
और 6 माह तक। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन मिल जाएगा आपको और ध्रुवों पे 6 माह। रात सेम चीज़ है, 12 घंटे की रात्रि और 6 माह तक। तो दिन की अधिकतम लंबाई 6 महीना, तो रात की भी अधिकतम लंबाई 6 महीना। जो घटना उत्तरी गोलार्ध में घटती है उसके जस्ट विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में घटती है। तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक में एक क्या हो गया, सूर्य की सापेक्षिक स्थिति या दिन एवं रात की लंबाई। ये भी जो है, जब दिन ज़्यादा होगा, लंबा दिन होगा, तो सूर्य तप की प्राप्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। आप देखते हो सर्दियों में दिन भर हम जो है आंगन में चबूतरों पे धूप सेकते रहते हैं और खिसकाते रहते हैं अपने खाट जिधर, क्योंकि छाँव जल्दी आने लगती है, तो हम धूप की ओर कहीं फिर खिसकाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि धूप चली जा रही है, धूप ले लें। मगर गर्मियों में छाँव की ओर भागते हो उल्टा, क्योंकि दिन की लंबाई ज़्यादा है, इंसुलेशन बहुत तेज मिल रही है, क्योंकि वो सूर्य जो है नज़दीक आ रहा, लंबवत आ रहा उत्तरी गोलार्ध में। अभी बताया था मैं आपको, दूरी में भी फर्क आ रहा, तो उसकी वजह से किरणों में ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा तीक्ष्ण होती हैं किरणें, ज़्यादा ऊष्मा से युक्त होती हैं, इसलिए हमें गर्मी लगने लगती है। उससे बचाव के लिए तो ये फ़र्क होता है। एक और कारण आपको सूर्य तप बता दूं, वो है मौसम। मौसम कैसा है? यदि मौसम साफ है, आसमान साफ है, तो किरणें साफ मौसम में सीधे किरणें सतह पर आती हैं, तो तापमान इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। यदि बादल है तो टकरा के वो परावर्तित हो जाएंगे, तो इंसोलेशन कम मिलेगा। सीधी सीधे मौसम, अगर आसमान में बादल हैं तो इंसोलेशन की प्राप्ति कम होती है, यदि आसमान साफ है, बादल नहीं है, तो इंसोलेशन की प्राप्ति अधिक होती है, सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। तो देखो सूर्य तप क्या है, कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, और सूर्य तप का सीधा संबंध तापमान से है। तापमान वहीं अधिक होगा जहाँ सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि स्रोत तो वही है, सूर्य की किरणें। अगला हम जब क्लास पढ़ेंगे, अगली क्लास में आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ाऊँगा, और ये सारे कारक टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, मगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।